दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के कदम कदम पर रोमांच और थ्रिल से भरे नॉवल 12 सवाल का दूसरा भाग। इसका पहला भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये लाइक और शेयर वाली रिक्वेस्ट सभी लोगों के लिए है जो चैनल पर दूसरी, तीसरी या 100वीं, 1000वीं बार आए हैं, उनके लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी 12 सवाल का भाग 2। विकास इस वक्त नया सूट पहने हुए था और पिछली सारी रात की दौड़ धूप और सफ़र की थकान के बावजूद काफ़ी तरोताज़ा लग रहा था। 11 बजे उसकी गाड़ी राजनगर स्टेशन पहुंची थी और उसने स्टेशन से ही अपने मामा के वकीलों को फ़ोन कर दिया था। दूसरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी पेश कर देने पर उसे चिट्ठी द्वारा बधाई तो पहले ही मिल चुकी थी, फिर फ़ोन पर भी बधाई दी गई थी और कहा गया कि 1 घंटे में तीसरे सवाल की चिट्ठी उसके घर पर पहुंच जाएगी। जब चिट्ठी 1 घंटे में नहीं पहुंची थी तो उसने मिसेस सिम्पसन से कहा कि अगर कोई उसे पूछे तो वो उसे बता दे कि वो होटल मयूर में है। उसके बाद वो होटल मयूर पहुंच गया। डाइनिंग हॉल में एक कोने की टेबल पर शबनम और रुचिका बैठी बातें कर रही थीं। उसे देखते ही शबनम ने पूछा, काम बना तेरा? हाँ हाँ, पूरा पक्का। यानी कि तेरी विरासत का 1/6 टाँका तो फिट हो गया। हाँ, यही समझ ले। अच्छा ये बता कि खलीफा नहीं आया अभी तक? आया है, बार में बैठा है। अच्छा, समझा, विकास ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो वहाँ पर ज़रूर किसी से शर्त लगाकर विस्की का बिल उसके मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। देखता हूँ जाकर। विकास लंबे लंबे कदम रखता हुआ बार में पहुंचा। वहां हमेशा की तरह मनोहर लाल एक बार स्टूल पर जमा हुआ था। एक सूट बूट वाला नौजवान बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और बारमैन समेत वहां मौजूद सारे लोगों का ध्यान उन दोनों की ही तरफ था। विकास ने भी एक ड्रिंक लिया और फिर उसी भीड़ का एक हिस्सा बन गया। मनोहर लाल उस युवक से कह रहा था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? युवक ने जवाब दिया, आप ये कह रहे थे कि आप मुझसे 5 सवाल पूछेंगे और उनमें से हर सवाल का जवाब मुझे गलत देना होगा। बिल्कुल ठीक, मनोहर लाल ने कहा। शर्त यही है कि मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर तुमने सबका गलत जवाब दिया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे एक भी सवाल का जवाब तुमने ठीक दिया तो तुम हार जाओगे। जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि तुम आदमी हो तो तुम कह सकते हो कि नहीं, तुम औरत हो। मैं कहूँ इस वक्त सूरज निकला हुआ है तो तुम कह सकते हो कि नहीं, वो तो चांद है। युवक ने बेसब्री से उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या कहना है। आप 5 क्या 500 सवाल पूछ लीजिए, मैं एक का भी सही जवाब नहीं देने वाला। तो मैं शुरू करूँ सवाल पूछने? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मिस्टर अमिताभ बच्चन श्रीवास्तव। चांदनी फिल्म की हीरोइन कौन है? मिसेस मार्गरेट थैचर। मैं क्या पी रहा हूँ? गंधक का एसिड। ओह, मनोहर लाल ने चेहरे पर ऐसे भाव उभारे जैसे परेशान हो गया हो। फिर सिगार का एक कश लगाकर बोला, तो कितने सवाल हो गए? 3। सो देयर यू आर यंग मैन, यू हैव लॉस्ट द बेट। नाउ पे द बारमैन फॉर माई 3 ड्रिंक्स। आई हैव लॉस्ट द बेट? क्या कह रहे हैं आप? युवक हैरानी से बोला। मैं ये कह रहा हूँ बरखुरदार कि तुम शर्त हार गए हो, इसलिए मेरी ड्रिंक का बिल दे दो। अरे खामखा, आपने मुझसे जितने भी सवाल पूछे मैंने सबका गलत तो जवाब दिया है। नहीं मेरे दोस्त, तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब तो गलत दिए, लेकिन चौथे सवाल का जवाब सही दिया, इसलिए तुम हारे। लेकिन चौथा सवाल तो आपने पूछा ही नहीं। बिल्कुल पूछा था। याद करो, मैंने तुमसे पूछा था कि नहीं कि कितने सवाल हो गए, और जवाब में तुमने कहा था कि 3, और यही मेरे चौथे सवाल का सही जवाब था। तुम 30 या 300 कहते तो बात अलग होती। इस बार युवक हड़बड़ा गया। तो आपका चौथा सवाल ये था कि कितने सवाल हो गए? जी हाँ। अब तो ऐसा लगा जैसे गुब्बारे से बाकी बची हवा भी निकल गई हो। ओफ़ो, तुमने तो मुझे वाकई बेवकूफ़ बना दिया। यानी मैं जीत गया? हाँ, जीत गए। तो बारमैन मेरा बिल तुमको दे देना? जी हाँ। बारमैन, इन साहब का बिल मुझे दे देना। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, नाउ आई टेक ऑफ। इतना कहकर मनोहर लाल बड़े ही मज़े से स्टूल से उतरा। उसने विकास की बाँह थामी और उसे एक दूर की टेबल पर ले गया। और सुना, तेरा इकबालपुर का ट्रिप कैसा रहा? एकदम बढ़िया, कामयाब होकर आया हूँ।
यानी कि 12 में से 2 सवालों का इंतजाम तूने कर लिया? हाँ बिल्कुल। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारा ड्राई रन कैसा चला? एकदम बढ़िया। यानी कि आज टाँका फिट हो जाएगा? उम्मीद तो पूरी है। अच्छा ये तो बता, इकबालपुर में क्या क्या गुल खिलाए तूने? चलो रेस्टोरेंट में चलो, फिर सारी राम कहानी सुनाता हूँ, विकास ने कहा। ठीक है, तू चल, मैं एक ड्रिंक लेकर आता हूँ, मनोहर लाल ने कहा और बार की तरफ बढ़ गया। तभी एक व्यक्ति झिझकता हुआ विकास के करीब पहुंचा। माफ़ कीजिएगा, क्या आप मिस्टर विकास गुप्ता हैं? हाँ हूँ। बोलो। मैं मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस में गया था, वहीं से मुझे पता चला कि आप यहाँ मिलेंगे। मेरा नाम किशन मुरारी है, मैं बंसल जैन एंड एसोसिएट्स के ऑफिस से आया हूँ। बड़े वकील साहब ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। विकास ने लिफाफा फाड़कर चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, डियर मिस्टर विकास गुप्ता, निर्धारित समय से काफ़ी पहले 2 सवालों का जवाब पेश करने के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। तीसरा सवाल आपके मामा के पार्टनर नरसिंह बहादुर तमंग की जन्म तिथि के बारे में है। आपको नरसिंह बहादुर तमंग की सही जन्म तिथि आज की तारीख से 1 हफ्ते के भीतर हमें बतानी है। आपकी सूचना के लिए बता दें कि इन बुजुर्गवार की सही जन्म तिथि के बारे में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं। उनमें से एक है उनकी पत्नी सानुमाया तमंग और दूसरा उनका बेटा लेख बहादुर तमंग। शुभकामनाओं सहित भवदीय बंसल जैन एंड एसोसिएट्स, कुबेर दत्त बंसल। पुनश्च आपकी अब तक की कामयाबी से खुश होकर हम फिर से आपको एक क्लू देना चाहते हैं। आपके मामा के पार्टनर नरसिंह बहादुर तमंग का एक जुड़वां भाई नेपाल में रहता है। उसका नाम है पृथ्वी नारायण तमंग और वो काठमांडू में एक क्यूरियो शॉप चलाता है। शॉप का नाम या उसका पता हमें नहीं मालूम। कहने की ज़रूरत नहीं कि जुड़वां भाई होने की वजह से उसकी जन्मतिथि भी वही होगी जो नरसिंह बहादुर तमंग की थी। विकास ने इस बात पर गौर किया कि पुनश्च वाले मैटर के नीचे दोबारा बड़े वकील साहब के साइन नहीं थे। वो थोड़ा सोच में पड़ गया। तो मैं चलूं साहब? किशन मुरारी नाम के उस आदमी ने पूछा। सुनो, तुमने क्या नाम बताया था अपना? किशन मुरारी साहब। तुम वहाँ फर्म में क्या काम करते हो? चपरासी हूँ साहब। अच्छा ठीक है किशन मुरारी, मैं भी वकील साहब को एक चिट्ठी भेजना चाहता हूँ। तुम वो चिट्ठी लेकर जाना। तुम ज़रा यहाँ पर बैठो, मैं चिट्ठी लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। विकास लंबे डग भरता हुआ बार से बाहर निकल गया। रिसेप्शन से उसने वकील के ऑफिस में फ़ोन लगाया और कुबेर दत्त बंसल से बात करने की इच्छा व्यक्त की। ऑपरेटर ने कॉल बंसल की सेक्रेटरी सोना को दे दी। आप कौन? सोना ने पूछा। मैं आपका सीक्रेट एडमायरर, आपका आशिक। पहचाना नहीं? बंदे को विकास गुप्ता कहते हैं। अच्छा तुम? हाँ मैंने तो कौए को फ़ोन लगाया था, लेकिन बात कोयल से हो रही है। बड़े बंसल साहब ऑफिस में नहीं है मिस्टर गुप्ता। कोई बात नहीं, बड़े नहीं हैं तो दरमियाने छोटे कैसे भी हों, कोई भी चलेंगे। जो हैं उन्हीं से बात करा दो। सारे वकील साहब कोर्ट गए हैं। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ जी, सेवा तो ज़रूर है। आपके यहाँ किशन मुरारी नाम का कोई चपरासी है? हाँ है। वो मिला नहीं आपको? हमने उसको आपके लिए एक चिट्ठी देकर भेजा था। क्या वो चिट्ठी आपको मिली नहीं अभी तक? जी मिली तो, लेकिन असल में मेरी लापरवाही देखिए कि मुझसे वो चिट्ठी खो गई। खो गई? पढ़े बिना? जी नहीं, पढ़ने के बाद खो गई। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जब आपने चिट्ठी पढ़ ली है तो इसका मतलब है कि आपको तीसरा सवाल पता चल गया। हाँ वो तो ठीक है सोना जी, लेकिन मेरे ख्याल से वो चिट्ठी मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगी। उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपके लिए उसकी जेरोक्स करवा देती हूँ। अरे वो तो बनते बनते बनेगी सोना जी, और फिर कॉपी के मेरे पास पहुँचने में और भी टाइम लगेगा। तो फिर आप चाहते क्या हैं मिस्टर गुप्ता? बोल दूँ? हाँ बोलिए। मैं आपके साथ स्विट्ज़रलैंड में हनीमून मनाना चाहता हूँ। मनाएंगी? ओह शट अप, आप ही ने तो कहा था कि बोल दीजिए। मैंने उस चिट्ठी के बारे में पूछा था। अच्छा वो, उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप वो चिट्ठी मुझे एक बार फ़ोन पर ही बस पढ़कर सुना दें। ठीक है, होल्ड कीजिए। कुछ पल बाद सोना की आवाज़ फिर से सुनाई दी और उसने बड़े ही मशीनी अंदाज से चिट्ठी पढ़कर उसे सुना दी। उसने चिट्ठी को कुबेर दत्त बंसल के साइन तक पढ़ा और फिर चुप हो गई। इसके आगे कुछ नहीं? विकास ने पूछा। आगे और क्या? चिट्ठी हो तो गई पूरी? नहीं, मेरा मतलब आगे कोई पुनश्च, कोई पोस्ट स्क्रिप्ट, कुछ नहीं? जी नहीं।
तो इसका मतलब मुझे इस बार कोई क्लू नहीं मिलेगा तीसरा सवाल हल करने के लिए? देखिए मिस्टर गुप्ता, इसके बारे में आपको वकील साहब से ही बात करनी होगी। वो 5 बजे तक कोर्ट से लौट आएंगे। ठीक है, शुक्रिया। इतना कहकर विकास ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने चिट्ठी को जेब से निकालकर 2 बार उसका मुआयना किया। इस बार उसने महसूस किया कि सारी चिट्ठी किसी एक ही टाइपराइटर पर टाइप नहीं की गई थी। चिट्ठी का पुनश्च वाला भाग किसी दूसरे टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। तो ये बात है, वो मन ही मन बुदबुदाया और चिट्ठी वापस जेब में रखकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। वहां से वो सीधा शबनम के पास गया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुन शबनम, तुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, अभी फौरन। अभी मेरे साथ एक आदमी बार से बाहर निकलेगा। तुझे साए की तरह उस आदमी के पीछे लग जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, लग गई। फिर वो आदमी यहां से निकलकर सीधा लिंक रोड बंसल बंसल जैन एंड एसोसिएट्स के ऑफिस में पहुंच जाए तो तू उल्टे पांव वापस लौट आना, और अगर कहीं और जाए, किसी से मिले, तो उसकी पूरी खबर तुझे लेकर आनी है। शबनम ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, हुक्म की तामील होगी मेरे आका। समझ लो ये लौंडी साई की तरह उससे चिपक गई। अबे ओ शबनम, ये ड्रामेबाजी बंद कर। अगर इस काम में कोई गड़बड़ हुई तो तेरी खैर नहीं, समझ लेना। अच्छा ये तो बताओ मेरे जानू कि वो देखने में कैसा है? खूबसूरत है? जवान है? क्यों भला? अगर ऐसा कुछ हो तो फिर मैं दूसरा प्रोग्राम आजमाऊंगी, जैसे तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे डोर। देख शब्बो, जो तेरे जी में आए वो कर, लेकिन मुझे मेरे काम से मतलब है, मेरा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर विकास वहां से हटा और वापस बार में लौट आया। किशन मुरारी मेज पर बैठा जम्हाइयाँ ले रहा था। ओह सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई, विकास ने कहा। जी कोई बात नहीं, वो चिट्ठी अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रोग्राम बदल गया है, मैं खुद तुम्हारे साहब से मिल लूँगा। ठीक है, तो मैं चलूँ? हाँ हाँ चलो, मैं भी बस जा ही रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने ही आया था। किशन मुरारी बाहर को चला तो विकास भी उसके साथ लग लिया। बार के दरवाजे पर वो रुका और किशन मुरारी के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, अपने साहब को मेरी नमस्ते कहना। जी ठीक है। फिर किशन मुरारी वहां से विदा हो गया। विकास फिर से बार में लौटा और मनोहर लाल के पास जाकर बैठ गया। क्या बात है बच्चे, क्यों इधर से उधर फुदक रहा है? मनोहर लाल ने पूछा। उत्तर में विकास ने उसे चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद मनोहर ने कहा, अब तेरा इरादा कहीं नेपाल जाने का तो नहीं है? चिट्ठी के लिहाज से तो जाना चाहिए मुझे नेपाल, और अगर मुझे 1 हफ्ता खत्म होने से पहले ही इस सवाल का जवाब चाहिए तब तो फौरन जाना चाहिए। ये बात सुनते ही मनोहर थोड़ा भड़क गया। अबे पागल हुआ है? फौरन कैसे जा सकता है? तू चला गया तो मेरी उस खीर का क्या होगा जो पकी पड़ी है और जिसे सिर्फ परोसना बाकी है? अरे वो भी हो जाएगा खलीफा, घबराते क्यों हो? यानी कि तू उसके बाद नेपाल जाएगा? नहीं, मैं नेपाल जाऊंगा ही नहीं। नेपाल नहीं जाएगा तो क्या उन नेपाली माँ बेटे से टक्कर मारेगा? वो तो तुझे कुछ बताने से रहे। वो ही बताएंगे खलीफा, वो ही बताएंगे। लेकिन ऐसा होगा तब जब तुम मेरी मदद करोगे। मैं भला क्या मदद करूंगा इसमें तुम्हारी? मनोहर ने पूछा। बताता हूँ, पहले एक एक ड्रिंक हो जाए। फिर धीरे से विकास ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया। सारी बात सुनने के बाद मनोहर ने कहा, लेकिन अगर किशन मुरारी का उन नेपाली माँ बेटे से कोई रिश्ता ना निकला तो? अरे उन्हीं से निकलेगा मामू, और किसकी दिलचस्पी हो सकती है मुझे गुमराह करने में? हाँ ये भी ठीक है। तभी एक पेज बॉय हाथ में एक बोर्ड लिए बार में घूमता दिखाई दिया। उसके बोर्ड पर लिखा था, टेलीफोन कॉल फॉर मिस्टर विकास गुप्ता। विकास ने उसके करीब पहुंचकर कहा, मैं विकास गुप्ता हूँ, कहाँ है कॉल? रिसेप्शन पर सर। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। उधर से शबनम की आवाज़ सुनाई दी। विक्की, वो आदमी एक ऑटो पर सवार होकर सीधा धोबी नाका क्रीक पहुंचा था। वहां पर नेपालियों की एक बस्ती है जहां पर हिमगिरी नाम के क्लब के सामने वो ऑटो से उतरा। फिर वो क्लब के अंदर गया और करीब 5 मिनट वहां रहा। जब वो बाहर आया तो उसके साथ एक नेपाली लड़का था। उसने किशन मुरारी से कहा, 6 बजे मैजेस्टिक सर्कल पर लिबर्टी सिनेमा के सामने मिलना। इतना कहकर वो नेपाली वापस क्लब में चला गया। और किशन मुरारी कहाँ गया? वो लिंक रोड गया। तुम्हें कैसे पता? उसने ऑटो ड्राइवर से लिंक रोड चलने को कहा था। तुम फिलहाल कहाँ पर हो? मैं धोबी नाका क्रीक के पोस्ट ऑफिस से फ़ोन कर रही हूँ।
और अगर किशन मुरारी लिंक रोड की जगह कहीं और चला गया तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि रुचिका उसके पीछे गई है। वो तुम्हारे साथ है, तुम उसे क्यों साथ ले गई? मैंने सोचा 1 से 2 भले, इसलिए ले गई। अच्छा अब ये बताओ, अब मैं क्या करूं? वापस आ जाओ, विकास ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ठीक 6 बजे मैजेस्टिक सर्कल पर लिबर्टी सिनेमा के सामने विकास और मनोहर लाल दोनों की निगाहों के ठीक नीचे लेख बहादुर तमंग और किशन मुरारी की मुलाकात हुई। दोनों ने कुछ देर बात की। फिर किशन मुरारी ने नेपाली को कागज़ों का एक पुलिंदा थमा दिया, जिसके जवाब में कुछ नोटों की पुड़िया सी बनाकर नेपाली ने किशन मुरारी को दे दी। फिर किशन मुरारी वहां से चला गया। नेपाली कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर लापरवाही से टहलता हुआ एक ओर बढ़ा। विकास ने इशारा किया, खलीफा शुरू हो जाओ। मनोहर लाल ने सिर हिलाया और विकास से अलग होकर आगे बढ़ा। उस वक्त वो फुल कर्नल की यूनिफॉर्म में था। बड़ी शान से मार्चिंग सी करता हुआ वो आगे बढ़ा। फिर विकास ने उसे लेख बहादुर से टकराते देखा। मनोहर लाल ऐसे बुरी तरह लड़खड़ाया कि अगर उसने तमंग का सहारा न लिया होता तो जरूर जमीन पर धराशायी हो जाता। फिर वो गरज कर बोला, ब्लडी सिविलियन, कांट यू वॉच योर स्टेप्स? आई एम सॉरी सर, तमंग बौखलाकर बोला। कर्नल की वर्दी का उसके ऊपर रौब ज्यादा ही कुछ गालिब हो गया था। उससे ये कहते नहीं बना कि गलती तो कर्नल की ही थी, चल तो वो ठीक से नहीं रहा था। लगातार एक सांस में भुनभुनाते हुए कर्नल कुछ देर गालियां बकता रहा और फिर एक तरफ आगे बढ़ गया। लेख बहादुर अभी कुछ ही दूर गया था कि एकाएक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो ठिठक कर घूमा और उसकी नज़र पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर पड़ी। इंस्पेक्टर के साथ जो दूसरा आदमी था वो था विकास गुप्ता। विकास गुप्ता उसकी तरफ उंगली तानते हुए उत्तेजित स्वर में बोला, यही वो आदमी है इंस्पेक्टर साहब जिसने अभी अभी मेरी पॉकेट मारी है। क्या? तमंग को कुछ समझ नहीं आया। यही आदमी थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर ऐसे आकर गिरा था इंस्पेक्टर साहब, जैसे लड़खड़ा गया हो, और अब मेरा बटुआ मेरी जेब से गायब है। वो जरूर इसी ने मेरी जेब से निकाला है। ये क्या बकवास है? मैं आपको जेब कतरा लगता हूं? तमंग ने गुस्से से कहा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इसके सूट बूट पर मत जाइए। ये शर्तिया बहुत ही शातिर पॉकेट मार है। ओह शट अप यू, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। क्या मैं आपकी तलाशी ले सकता हूं? इंस्पेक्टर ने पूछा। हरगिज नहीं। आपको तलाशी से एतराज है? बिल्कुल है, सख्त एतराज है। तब तो आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। क्यों? मैं क्यों जाऊं थाने? ताकि इन साहब की आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा सके और फिर आपकी पूरी तलाशी ली जा सके। तमंग थोड़ा बौखलाया। अरे लेकिन मैं कोई पॉकेट वॉकेट मार नहीं हूं, विकास ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। हाँ, पकड़े जाने पर हर पॉकेट मार ऐसे ही बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ मेरा बटुआ बरामद करके मुझे वापस दिलवा दीजिए। आप अपने बटुए की कोई पहचान बता सकते हैं? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी हाँ, उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें मेरी फ़ोटो लगी है। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब मिस्टर तुम मुझे तलाशी देते हो या मैं तुम्हें थाने लेकर चलूं? ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, तमंग ने कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, ले लीजिए तलाशी, लेकिन एक बात बोल देता हूं, अगर इस आदमी का बटुआ मेरी जेब से ना निकला तो फिर आपको इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी होगी। हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। ठीक है, तो लीजिए तलाशी। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने तमंग के कोट की जिस पहली जेब में हाथ डाला उसी में से विकास का बटुआ बरामद हो गया। तमंग के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मेरी जेब में कहाँ से आया मुझे नहीं पता, विकास जोर से चिल्लाया। यही मेरा बटुआ है, तुम्हारी जेब से मिला जो, यही है मेरा बटुआ। तमंग गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब तक वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इंस्पेक्टर ने पर्स को खोलकर देखा और उसमें विकास का लाइसेंस देखने के बाद उसने तमंग का हाथ थामते हुए कहा, मिस्टर, मैं तुम्हें पॉकेटमारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूं। अब विकास शंकर रोड पहुंचा। वहां की 5 नंबर इमारत के चौथी मंजिल के एक फ्लैट में मिसेज सानू माया तमंग के मौजूद होने की उसे पूरी उम्मीद थी। थाने में लेख बहादुर तमंग ने अपना जो पता लिखवाया था वो उसी फ्लैट का था। उसने कॉल बेल बजाई और एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। जब विकास ने मिसेस तमंग से मिलने के लिए कहा तो वो उसे एक सजे हुए ड्राइंग रूम में बैठाकर छोड़ गया। कुछ देर बाद वहां माया दाखिल हुई। विकास को देखकर वो सकपका गई। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? आपसे मिलने आया हूँ। यहाँ का पता कैसे जाना? आपके साहबजादे ने बताया। लेख ने? जी हाँ, अगर वाकई वो आपका बेटा है तो उसी ने।
वो कहाँ मिला तुम्हें? थाने में। क्या मतलब? थाने में का मतलब थाने में, जहाँ पर वो गिरफ्तार है। और आप यकीनन मुझे देखकर हैरान हो रही होंगी, क्योंकि आपको तो पूरी उम्मीद थी कि मैं अभी तक काठमांडू का टिकट कटा चुका होऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पति की जन्मतिथि जानने के लिए मुझे आपके पति के उस सो कॉल्ड जुड़वा भाई की और उसकी सो कॉल्ड क्यूरियो शॉप की तलाश में नेपाल के धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भला? मिसेस तमंग ने सवाल किया। वो इसलिए क्योंकि वो जन्मतिथि आपको भी मालूम है, और इसलिए मेरा काम तो यहीं हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आप खुद मुझे बताएंगी अपने पति की जन्मतिथि। अच्छा, बड़े आशावादी हो तुम तो। और ऐसा सोचने का कारण? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो चिट्ठी मुझे मिली उसमें किशन मुरारी से आपने जो हिस्सा ऐड करवाया था उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बात ये कि आपका वो जो नालायक बेटा है वो बहुत ही ज्यादा नालायक है, और उसने जो नालायकी का काम किया है उसकी वजह से अब वो पूरी तरह से मेरे रहमो करम पर है। मेरे बेटे ने नालायकी का काम किया? क्या किया है उसने? उसने मेरी पॉकेट मारी है। क्या बकते हो? बकता नहीं, अर्ज करता हूं। अभी कोई 1 घंटा पहले एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ने खुद उसकी तलाशी लेकर उसकी जेब से मेरा पर्स बरामद किया है। अभी तक पुलिस ने केस का पंचनामा तैयार नहीं किया है, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो आपका नूरे चश्म मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और मेरी शिकायत और पुलिस ऑफिसर की गवाही पर उसे कम से कम 6 महीने की सजा तो होगी ही। अब माया साफ साफ घबराई हुई नजर आने लगी। विकास ने आगे कहा, लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दूं तो आपके कलेजे का टुकड़ा, आपका नूरे जिगर, आज ही रात को वापस आपके कलेजे से लगा मिलेगा। तुम रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दोगे? क्यों भला? वो इसलिए कि आप मुझे अपने पति की जन्मतिथि बताएंगी और मैं रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दूंगा। कई देर तक माया खामोश रही। अंत में वो बोली, अगर मैं तुम्हारा सौदा मंजूर कर लूं तो तुम मेरे साथ कोई चालबाजी करने की कोशिश तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा, और इस बात के बावजूद नहीं करूंगा कि आप खुद कदम कदम पर मेरे साथ चालबाजी करती चली आ रही हैं। मैं तुम्हें अपने पति की जन्मतिथि बताने के लिए तैयार हूं। बदले में मैं आपके बेटे को रिहा करवाने के लिए तैयार हूं। माया ने एक कागज पर कुछ लिखा और विकास ने कहा, मैं इस कागज को वकील के ऑफिस भेज रहा हूं। अगर तारीख ठीक हुई तो 1 घंटे में आपका लाडला आपकी छत्रछाया में होगा, लेकिन अगर तारीख गलत हुई तो फिर आप जानती ही हैं कि क्या होगा। तारीख सही है, और 1 घंटे के अंदर मैं अपने बेटे के घर पहुंचने का इंतजार करूंगी। शुक्रिया माया देवी। विकास उठकर बाहर की तरफ चल दिया। माया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। वहां वो धीरे से बोली, कैसी अजीब बात है। हमारा काम है तुम्हारी मुखालफत करना, 12 सवालों के मामले में तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटकाना। लेकिन कितनी अजीब बात है कि पहले 3 ही सवालों के जवाब हमने खुद तुम्हें मुहैया कराए हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपकी मेहरबानियां ऐसे ही मुझे हासिल होती रहेंगी। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम अब तक हुई अपनी गलतियों से सबक लेंगे और ऐसी कोई गलती फिर कभी नहीं होने देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट माया जी। और फिर चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए विकास वहां से बाहर निकल गया। अध्याय 3। रात के ठीक 11 बजे बम्बई की मशहूर फिल्म स्टार मिस पूर्णिमा सरीन जगमगाती हुई कसिनो बर्टन कोर्ट पहुंची। फ्लोर मैनेजर ने खुद उसे रिसीव किया और फिर उसे ब्लैक जैक की टेबल नंबर 2 की सीट नंबर 2 पर पहुंचा दिया गया। सीट नंबर 3 हमेशा की तरह रोशनलाल मेहरा के लिए रिजर्व थी। बाकी सीटों पर लोग बैठे हुए थे। कसीनो में भरपूर रौनक थी। शबनम छोटी मोटी रकमों के दांव का गेम खेलने लगी। खेल के लिए जो रुपया उसके पास था वो मनोहर लाल का था और हार जीत सब उसी के जिम्मे थी। लेकिन शबनम मनोहर लाल का ज्यादा नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए वो छोटे दांव ही खेल रही थी। करीब 11:30 बजे रोशनलाल मेहरा उस टेबल पर पहुंचा। टेबल पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों पर से फिसलती हुई उसकी नज़रें शबनम पर जाकर टिकीं और फिर ऐसी टिकीं कि वहां से हटना ही भूल गईं। हाय हेलो हुई,
परिचय का आदान प्रदान हुआ और 15-20 मिनट के बाद ही दोनों इस तरह एक दूसरे से सटे गेम खेल रहे थे मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। फिर पूर्णिमा सरीन ने अपने पर्स से कुछ निकालने के बहाने एक प्रोस्टेमिन की गोली निकालकर अपनी बाईं हथेली में छुपा ली और कुछ पलों बाद ही रोशनलाल मेहरा की नज़र बचाकर उसे उसके कॉफ़ी के कप में डाल दिया। कुछ ही देर में मेहरा का कॉफ़ी का वो कप पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब आधे घंटे का इंतज़ार और बाकी था। शबनम टॉयलेट जाने के बहाने वहाँ से उठी और उसने दूर कोने में बैठी रुचिका को आंख से इशारा किया। रुचिका ने फौरन मनोहर लाल को फ़ोन किया जो अपने फ्लैट पर विकास के साथ बैठा था। तोता मिर्ची खा गया, रुचिका ने फ़ोन पर कहा। कितनी देर हुई? 5 मिनट। बढ़िया, लाइन छोड़। फिर मनोहर लाल ने बड़ी ही फुर्ती से नवजीवन नर्सिंग होम का नंबर डायल किया। जब नाइट ड्यूटी वाला ऑफिसर लाइन पर आया तो मनोहर लाल ने कहा, मैं डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ, डॉक्टर JNS चौहान। आपको डॉक्टर खुराना से निर्देश मिल चुके होंगे? जी हाँ सर। गुड। ऑपरेशन थिएटर को तैयार करवाइए। मैं, मेरा पेशेंट और मेरा स्टाफ 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। और हाँ, मेरा ड्राइवर एम्बुलेंस लेने के लिए 5 मिनट में आ रहा है। मेरे ख्याल से एम्बुलेंस नंबर RJR 2121 के बारे में भी आपको निर्देश मिल चुका होगा। जी हाँ सर, उसकी चाबी रिसेप्शन पर है। गुड, थैंक यू वेरी मच। मनोहर लाल ने फ़ोन बंद किया और विकास से कहा, जा एम्बुलेंस ले आ। विकास फुर्ती से उठा और बाहर निकल गया। जब शबनम टॉयलेट से वापस ब्लैक जैक टेबल पर लौटी तो उसने रोशनलाल मेहरा को बार बार अपना पेट पकड़ते पाया। गोली ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके पूरे जलाल में आने में अभी 25 मिनट का वक्त बाकी था। मनोहर लाल ने उसे बताया था कि शुरू में पेट में थोड़ी हलचल सी होती थी, फिर हल्का दर्द शुरू होता था और फिर आधा घंटा होते होते दर्द बर्दाश्त की सारी हदें पार कर जाता था। 10 मिनट और गुजर गए। तब तक रोशनलाल की हालत ये हो गई कि उसे एक पल के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल मालूम होने लगा और अगले 5 मिनट पूरे होने से पहले ही अचानक उसके हाथ में थमे पत्ते अपने आप ही उसकी उंगलियों से फिसलकर मेज़ पर जा गिरे और वो तड़पने लगा। अपने दोनों हाथों से अपना विशाल पेट पकड़े उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया और आंखों में आंसू छलक आए। गेम रुक गया और सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी एकाएक मेहरा धड़ाम से फर्श पर जा गिरा और उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। अपने पेट को दोनों हाथों से थामे वो बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। घबराया और बौखलाया हुआ मैनेजर भी वहां पहुंचा। मेहरा पर नजरें पड़ते ही उसके छक्के छूट गए। वो बदहवास स्वर में चिल्लाया, डॉक्टर, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? हटिए हटिए, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसा कहते हुए रुचिका मेहरा के नज़दीक पहुंच गई। डॉक्टर, क्या हो गया है मुझे? मेहरा ने तड़पते हुए कहा। रुचिका गंभीरता से बोली, मैं अभी चेक करती हूँ। वो घुटनों के बल मेहरा के करीब बैठ गई। पहले उसने उसकी टाई की गांठ ढीली की और फिर कमीज के ऊपर के 2 बटन खोले। फिर उसकी नब्ज चेक की, उसका दिल टटोला और फिर उसके पेट को टटोलना शुरू किया। दर्द पेट में है? उसने पूछा। जी हाँ। हाथ लगाकर बताइए कहाँ? किसी एक जगह नहीं, सारे पेट में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आरी चला रहा हो अंदर। क्या ये लगातार हो रहा है? नहीं, रुक कर, लेकिन बहुत जल्दी 10 सेकंड में। दर्द किस तरह का है? जकड़न जैसा या चुभन जैसा? जकड़न जैसा। ये बताइए कहाँ दबाने से बढ़ रहा है? यहाँ? हाँ, यहाँ, यहीं पर। देखिए मिस्टर, आपको गॉल ब्लैडर की तकलीफ है। आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है और लगता है कि कोई स्टोन अचानक गॉल ब्लैडर से बाहर निकल आया है और कहीं इंटेस्टाइन में फंस गया है। जब वो स्टोन इंटेस्टाइन में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है और बना नहीं पाता, तभी ऐसी हालत में ऐसा भीषण दर्द होता है। लेकिन इसका इलाज क्या है? आपका इलाज ऑपरेशन है। आपके गॉल ब्लैडर और आंत में फंसा वो स्टोन फौरन निकाला जाना ज़रूरी है। आपको इमीडिएट सर्जरी करानी होगी। देर होने की सूरत में आपकी जान भी जा सकती है और ऑपरेशन भी कोई बड़ा अच्छा सर्जन ही करेगा, तभी कामयाब होगा। अब आधी रात को ऐसे खड़े पैर मैं सर्जन कहाँ से लाऊं? आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए मिस्टर कि डॉक्टर JNS चौहान आजकल राजनगर में अवेलेबल हैं। डॉक्टर JNS चौहान? वो दिल्ली वाले? शबनम ने कहा। जी हाँ, वही। ओह, वो तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पर्सनल डॉक्टर हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही, रुचिका ने कहा।
लेकिन इतने बड़े सर्जन इतनी रात गए ऐसे इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर मैं कहूँगी तो हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे अंकल हैं, रुचिका ने कहा। ओह वाओ, मेहरा ने तड़पते हुए कहा। मैडम प्लीज़, भगवान के लिए फौरन उनसे बात कीजिए, मेरी जान निकली जा रही है। लेकिन उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है मिस्टर, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? अरे हाँ, मैं सब अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं रोशन लाल मेहरा हूँ भाई। फ्लोर मैनेजर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मिस्टर मेहरा शहर के काफ़ी बड़े रईस हैं, रुपए की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ। रुचिका ने कहा, देखिए आम हालात में ऑपरेशन करने का वो 50,000 रुपया लेते हैं, लेकिन ये आम हालात नहीं हैं, इसलिए। अरे मैं लाख दूंगा, तुम बात तो करो। ओके, मैं बात करती हूँ। फ़ोन कहाँ है? मैनेजर ने हाथ से इशारा किया और वहां जाकर रुचिका ने मनोहर लाल को फ़ोन कर दिया। धुआंधार रफ्तार से एम्बुलेंस भगाता हुआ विकास कसीनो पहुंचा। वहां पहुंचकर भी उसने एम्बुलेंस का सायरन बंद नहीं किया। इस समय वो एक ऑर्डरली जैसी सफ़ेद वर्दी पहने हुए था। सायरन की आवाज़ सुनकर कसीनो के कई कर्मचारी बाहर निकल आए। वो जल्दी जल्दी विकास को मरीज के पास तक पहुंचने का रास्ता दिखाने लगे। विकास फर्श पर लोट पलोट मारते मेहरा के पास पहुंचा और स्ट्रेचर को सीधा करके उसके पहलू में रखते हुए बोला, तौबा, ऐसी इमरजेंसी नहीं देखी। स्ट्रेचर उठाने के लिए मदद तक बुलाने का टाइम नहीं दिया डॉक्टर चौहान ने। सुन रहे सारे लोग बड़े ही प्रभावित हो गए और हर कोई मदद के लिए खुद को प्रस्तुत करने लगा। 4 लोगों ने मिलकर मेहरा के विशाल थुलथुल शरीर को स्ट्रेचर पर डाला और उसे बाहर ले चले। जब वो उसे एम्बुलेंस के अंदर रख रहे थे तो अचानक पीछे से आवाज़ आई, मेरे साहब को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? ये रोशन लाल मेहरा का ड्राइवर था। रुचिका ने बड़े ही अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, तुम साहब के ड्राइवर हो? जी हाँ, लेकिन मेरे साहब को हुआ क्या है? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको फौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम इन्हें ऑपरेशन के लिए नवजीवन नर्सिंग होम लेकर जा रहे हैं। तुम तुरंत जाकर इनके घर वालों को खबर करो। लेकिन साहब तो आजकल अकेले हैं, उनके बीवी बच्चे सब कश्मीर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम खुद नर्सिंग होम पहुंचो, शायद गाड़ी की वहां ज़रूरत पड़े। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने साहब की विशाल जापानी गाड़ी की ओर लपक लिया। मेहरा को एम्बुलेंस में लाद दिया गया और फिर अगले ही पल एम्बुलेंस ये जा और वो जा। जब वो नर्सिंग होम में पहुंचे तो डॉक्टर का सफ़ेद चोगा पहने मनोहर लाल वहां पहले से ही मौजूद था। शबनम और रुचिका ने रास्ते में ही नर्सों जैसी यूनिफॉर्म पहन ली थी और विकास ने अपनी सफ़ेद वर्दी पर मनोहर लाल के जैसा सफ़ेद डॉक्टरों का चोगा पहन लिया था और गले में स्टेथोस्कोप लटका लिया था। रुचिका ने रास्ते में मेहरा को एक इंजेक्शन दे दिया था, जिसके कारण उस वक्त वो बेहोश था। चारों मेहरा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आए। रुचिका, जो ऑपरेशन का रूटीन जानती थी, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करने लगी। शबनम ने सवाल किया, ए पोपी, क्या ऑपरेशन सच्ची में होगा? और नहीं तो क्या, लाख रुपए की फीस ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। अगर होश में आने के बाद इसको अपना ऑपरेशन हुआ नहीं मिला तो ये सर्जन को फीस क्यों देगा भला? लेकिन ऑपरेशन करेगा कौन? यहाँ कोई सर्जन तो है नहीं। क्यों, मैं इतना बड़ा सर्जन दिख नहीं रहा तुझे? शबनम की आंखें चौड़ी हो गईं। ऑपरेशन तुम करोगे? क्यों मजाक कर रहे हो डैडी आधी रात में? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं ही ऑपरेशन करूंगा और तू मेरी हेल्प करेगी। बस देखती जा क्या होता है। मनोहर लाल ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रुचिका ने एनेस्थीसिस्ट की ड्यूटी संभाली। मेहरा को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया गया। फिर रुचिका ने उसकी नब्ज चेक की। ऑपरेशन टेबल के बाजू में सर्जरी के सारे औजार, बेशुमार तौलिए वगैरह सब कुछ तैयार था। रुचिका ने एक स्टैंड पर टंगे इंट्रावीनस लिक्विड की सिरिंज मेहरा की बाह में घुसा दी। फिर मनोहर लाल ने हरी चादर से ढके उसके शरीर में से उसका पेट उघाड़ा और पेट को आयोडीन की स्क्रीन प्रिपरेशन से साफ किया। फिर 4 कीटाणु रहित तौलिए मेहरा के पेट के इर्द गिर्द इस तरह से रखे कि पेट का सिर्फ वो हिस्सा बिना ढका रह गया जहां से उसे गॉल ब्लैडर तक पहुंचने के लिए खोला जाना था। शबनम दहशत और हैरानी भरी निगाहों से ये सब देख रही थी। यही हाल विकास का था। फिर मनोहर लाल ने एक सर्जरी वाला चाकू लेकर मेहरा के उघड़े पेट पर चलाया तो वो मक्खन की तरह चमड़ी और गोश्त को काटता चला गया। कटी जगह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। शबनम एक चीख मारकर बेहोश हो गई। विकास ने उसे उठाकर एक दूसरी मेज पर लेटा दिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने फिर से ऑपरेशन टेबल की तरफ देखा तो मनोहर लाल को मेहरा के पेट पर टाँके लगाते हुए पाया। हैं, हो भी गया ऑपरेशन? और किया भी तुमने?
फिर उसने मनोहर लाल को मेहरा के पेट के सिले हुए भाग की ड्रेसिंग करते देखा। अंत में रुचिका ने उसे एक और इंजेक्शन दे दिया। फिर मनोहर लाल ने नर्सिंग होम के नाइट ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन किया। ऑपरेशन हो गया है। जी हाँ, पूरी कामयाबी से, नो प्रॉब्लम। अब आप पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से मूव करने का और उसकी देखभाल का इंतज़ाम कर दें, और ये मत भूलिएगा कि पेशेंट एक वीवीआईपी है। थैंक यू। फिर वो सख्ती से बाकी लोगों से बोला, अब तुम सब ज़रा मुस्तैद हो जाओ। अब यहाँ असली डॉक्टर और नर्सें सब आने वाले हैं, समझे? हमारा काम अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। शबनम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तुमने सच्ची में ऑपरेशन कर दिया उसका? अरे भाई, कहा ना, हाँ, कितनी बार बोलूं? ये देख, इतना बड़ा स्टोन निकला है उसके गॉल ब्लैडर में से। इतना कहकर मनोहर लाल ने अपनी जेब से एक चौड़े मुंह वाली शीशी निकालकर उसे दिखाई। उस बॉटल में एक गोल्फ की बॉल जितना बड़ा स्टोन और कई छोटे मोटे और स्टोन थे। यकीन नहीं आता डैडी कि सच्ची में तुमने। मनोहर लाल ने उसे बीच में ही डपटा। अरे बकवास बंद कर पागल, वो लोग आ रहे हैं। और तभी 2 नर्सों और 2 ऑर्डरलीज के साथ गले में स्टेथोस्कोप लटकाए एक व्यक्ति ने वहां कदम रखा। ऑपरेशन थिएटर में बिखरे खून से सने तौलियों और औजारों को देखकर वे प्रभावित हुए। आपकी तारीफ? मनोहर लाल ने बड़े ही रौब भरे स्वर में उससे पूछा। जी मैं डॉक्टर शर्मा सर। मनोहर लाल उसे भी वो स्टोन वाली शीशी दिखाते हुए बोला। मैंने इस आदमी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया है। वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो आप हैंडल कर लेंगे ना? जी हाँ, ज़रूर सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर खुराना को कहिएगा कि नर्सिंग होम और ऑपरेशन थिएटर का जो भी बिल हो वो सीधे पेशेंट को दे दें। ओके? जी सर। और मेरी फ़ीस मैं अपने पेशेंट से खुद ले लूँगा। अब आप अपना काम कर सकते हैं। और 5 लोग ऑपरेशन टेबल की तरफ लपक गए। सुबह 9 बजे मनोहर लाल ने नवजीवन नर्सिंग होम में फ़ोन किया और डॉक्टर खुराना से बात की। मैं डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ, डॉक्टर JNS चौहान। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं कल रात के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल रात आपका इंतज़ाम हमें बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा मिलने की मुझे और मेरी टीम को उम्मीद थी। अब मेरा पेशेंट कैसा है? आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है सर। उसकी पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट है, लेकिन अब वो हमारे नर्सिंग होम में नहीं है। पता नहीं उनको हमारा नर्सिंग होम पसंद नहीं आया या फिर कोई और बात थी। सुबह 5 बजे होश में आते ही वो घर जाने की जिद करने लगे। बड़ी मुश्किल से हमने 8 बजे तक उनको रोका, लेकिन आपसे कांटेक्ट करने का कोई साधन हमारे पास नहीं था और ना ही उनके पास। इसलिए अब वो कहाँ पर हैं? इस बार मनोहर लाल थोड़ा बौखला गया। अपनी कोठी पर हैं। और उनकी कोठी कहाँ है? जी नेपियल हिल, कोठी नंबर 11। आपके लिए उन्होंने एक खास संदेश छोड़ा है कि फ़ौरन आप उनकी कोठी पर पहुँचें। ओह, और आपका बिल डॉक्टर खुराना? बिल की चिंता आप मत कीजिए सर, हमारा बिल मिस्टर मेहरा ने जाने से पहले चुका दिया है। ओह, आई सी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम सर। मनोहर लाल बिना देर किए नेपियल हिल पहुंचा। उसने देखा कि रोशनलाल मेहरा की विशाल कोठी में उसका बेडरूम एक छोटे मोटे नर्सिंग होम में ही तब्दील हो गया मालूम होता था। एक नर्स वहां इधर उधर अपना काम कर रही थी और मेहरा पलंग पर अधलेटा सा बैठा अखबार पढ़ रहा था। मनोहर लाल ने बड़े ही दबंग स्वर में कहा, हेलो मिस्टर मेहरा, आई एम डॉक्टर चौहान। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मेहरा ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कोई तकलीफ़, कोई शिकायत? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा कोई मेजर ऑपरेशन हुआ भी है। आपके हाथों में तो वाकई जादू है। मेरी किस्मत बड़ी ही अच्छी थी जो ऐसे समय पर मुझे आपकी सहायता मिल पाई। फिर मनोहर ने नर्स से पूछा, ड्रेसिंग बदल दी आपने? जी हाँ सर। किसी डॉक्टर ने चेक किया है इनको? जी हाँ सर, इनके फैमिली डॉक्टर कालरा अभी यहाँ से गए हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है। डॉक्टर साहब, कल तो मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था, मेहरा ने कहा। अरे, जब तक आप एम्बुलेंस से ऑपरेशन थिएटर तक लाए गए थे उस वक्त आपकी हालत कहाँ थी किसी से मिलने लायक? जी हाँ, वो तो है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर, क्या कल रात वाकई मामला बहुत सीरियस था? सीरियस? अरे साहब, आपकी हालत इतनी नाजुक थी कि ऑन द वे टू नर्सिंग होम ही आपकी जान जा सकती थी। वो तो मेरी भतीजी ने, जो खुद एक MBBS डॉक्टर है, रास्ते में ही आपको एक बड़ा लाइफ सेविंग इंजेक्शन दे दिया था, वरना रास्ते में ही आपका गॉल ब्लैडर बस्ट हो सकता था, आंत फट सकती थी, या फिर ज़्यादा दर्द की वजह से आपका हार्ट फेल हो सकता था।
कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो सकता था। यू आर अ लकी डॉग मिस्टर मेहरा। ऑल ड्यू टू यू सर। ये देखिए। मनोहर लाल ने उसे स्टोन्स वाली शीशी दिखाई। ये स्टोन्स आपके भीतर से निकले हैं। लगता है ये आपके गॉल ब्लैडर में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे। मेहरा हैरानी से उस गोल्फ बॉल के आकार के स्टोन को देखते हुए बोला, ये इतना बड़ा वाला भी मेरे पेट से निकला? जी हाँ सर। कमाल है। लेकिन आज से पहले मुझे कभी ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं हुई जिससे ये लगता कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। देखिए मिस्टर मेहरा, तकलीफ तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन आप लोग उसकी वजह कुछ और समझ लेते होंगे। ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। किसी को दिल का दौरा पड़ रहा होता है और वो उसको गैस मानकर एंटासिड की 1-2 गोलियां खा लेते हैं। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। अब आपकी इस बात से मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरे पेट में कई बार दर्द तो होता था, लेकिन मैं यही सोच लेता था कि रात को विस्की ज़्यादा हो गई होगी या फिर नॉनवेज ज़्यादा खा लिया होगा। सो देयर यू आर। मनोहर लाल उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है, मुझे वापस दिल्ली जाना है। लेकिन आपके बिना मेरा इलाज कौन करेगा? आपको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। 5-6 दिन में कोई भी डॉक्टर आपके टाँके निकाल देगा, उसके बाद चाहे दौड़ लगाइएगा। क्या आप तब तक यहाँ रुके नहीं रह सकते? देखिए मिस्टर मेहरा, मेरी सेवाएं किसी हद तक ही बिकाऊ हैं। मैं एक पेशेंट के लिए दिल्ली में मौजूद अपने दर्जनों पेशेंट्स को उनके भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। और फिर मैं राष्ट्रपति का भी निजी चिकित्सक हूँ, वहाँ भी तो कोई इमरजेंसी खड़ी हो सकती है। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अपनी खुदगर्जी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये मेरे थैंक्स के साथ आप कबूल फरमाइए। मेहरा ने अपने तकिए के नीचे से एक चेक निकालकर डॉक्टर को थमाते हुए कहा। मनोहर लाल ने धड़कते दिल से चेक को थामा। ये बेयरर चेक था और 1 लाख रुपए का था। उसकी तबीयत बाग बाग हो गई, लेकिन दिखाने के लिए वो संकोच प्रकट करते हुए बोला, लेकिन मिस्टर मेहरा, ये तो ज़्यादा है। मेरी फ़ीस तो 50,000 है। डॉक्टर प्लीज़ एक्सेप्ट इट फॉर माई सेक। आप तो मेरे लिए भगवान का स्वरूप बनकर आए हैं। मैं जानता हूँ आपको पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो रख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कभी दोबारा राजनगर आना हो आपका तो फ़ौरन मुझे खबर कीजिएगा। मैं आपको कभी भी होटल में नहीं ठहरने दूंगा। ये आपका अपना ही घर है। थैंक यू मिस्टर मेहरा, थैंक यू वेरी मच। और मेहरा से हाथ मिलाकर बल्लियों उछलता मनोहर लाल वहाँ से रुखसत हो गया। ठीक 10 बजे विकास वकील के ऑफिस में पहुँच गया। यही दफ्तर खुलने का समय था। रिसेप्शनिस्ट और प्राइवेट सेक्रेटरी की बाधाओं को पार करने के बाद उसकी एंट्री फर्म के मैनेजिंग पार्टनर कुबेर दत्त बंसल के ऑफिस में हुई। कुबेर दत्त बंसल एक 60 से ऊपर की उम्र का चितकबरे चेहरे वाला, क्लीन शेव्ड और सिर से करीब करीब गंजा व्यक्ति था। विकास ने उसे अपना परिचय दिया। कुबेर दत्त ने घड़ी पर नजर डाली और फिर विकास की तरफ देखा। लगता है मेरे लिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, विकास ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या? आप मेरे मामा के वकील हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। वृद्ध के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे विकास ने उसे गाली दे दी हो। देखिए मिस्टर गुप्ता, ये बात पूरी तरह से गलत है जो आप कह रहे हैं। मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगे और इसीलिए मैं सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या सबूत लेकर आए हैं आप? वकील ने पूछा। ये देखिए, ये उस चिट्ठी की जेरोक्स कॉपी है जो आपने मुझे लिखी, और ये वो चिट्ठी है जो मुझे मिली। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि ये दोनों चिट्ठियां आपस में मैच नहीं करती? वृद्ध ने हड़बड़ाकर दोनों हाथों में दोनों चिट्ठियां ली और गौर से उनको चेक किया। फिर उसके चेहरे पर गंभीर भाव छा गए। उसने फ़ोन करके अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। कल जब मैंने ये चिट्ठी साइन की थी तो इसके ऊपर कोई पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं थी। अब ये कहाँ से आ गई? सोना घबराकर बोली। लेकिन सर, मैंने तो उतनी ही चिट्ठी टाइप की थी जितनी आपने साइन की थी। तो फिर ये इसके ऊपर किसने टाइप किया? मुझे नहीं मालूम सर। चिट्ठी मिस्टर गुप्ता को देने कौन गया था? किशन मुरारी गया था सर। बुलाओ उसे। किशन मुरारी सहमासा अंदर दाखिल हुआ। वृद्ध ने कहर भरे स्वर में उससे कहा, 1 मिनट के अंदर बोल कि कल इस चिट्ठी के साथ तूने क्या करतूत की थी। किशन मुरारी थर थर कांपने लगा। विकास ने कहा, मैं बताता हूँ।
ये इस चिट्ठी को पहले उस नेपाली माँ बेटे के पास लेकर गया जिन्होंने मुझे गुमराह करने के लिए इसके ऊपर ये लिख दिया। मैं इस बात की तस्दीक कर चुका हूँ और ये भी बता दूं कि ये यहाँ के और भी भेद उन लोगों तक पहुँचाता है। वृद्ध ने खा जाने वाली निगाहों से चपरासी को देखा। और कौन से भेद पहुँचा चुका है? वृद्ध ने पूछा। मेरे साइन का सैंपल इसी ने उन लोगों को मुहैया कराया था। और उसके अलावा? और अभी मुझे मालूम नहीं है। ये साहब ठीक कह रहे हैं? वृद्ध ने चपरासी से पूछा। किशन मुरारी के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। जवाब दो मेरी बात का। जी ठीक कह रहे हैं। और क्या किया है तुमने? और कुछ नहीं किया साहब। कुछ तो जरूर किया होगा। नहीं किया साहब, कसम बजरंगबली की। विकास ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों बे? कल शाम को 6 बजे जब लिबर्टी सिनेमा के सामने तू लेख बहादुर से मिला था तो उसे क्या दे रहा था? कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुझे जेल भिजवाता हूँ। इतना कहकर वकील ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। किशन मुरारी तुरंत बोला। वो सर, इनकी फाइल की जेरोक्स कॉपियां थीं। कमीने, दगाबाज! मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे माफ़ कर दो मालिक, प्लीज़। सोना, इसका हिसाब करके इसे अभी डिसमिस करो। ऐसा मत करो साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। शट अप एंड गेट आउट। रोता बिलखता किशन मुरारी बाहर निकल गया। और सोना, आगे से मिस्टर गुप्ता के पास जो भी चिट्ठी ले जानी होगी वो तुम खुद लेकर जाओगी। सोना ने एक नज़र विकास गुप्ता पर डाली और मरे हुए स्वर में बोली, यू मे गो नाउ। सोना वहाँ से चली गई और वृद्ध ने कहा, मिस्टर गुप्ता, जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। विकास भुनभुनाया। आपके अफसोस जताने से मेरा बिगड़ा काम तो बन नहीं सकता। आपका कोई भी काम अभी नहीं बिगड़ा है। मैं आपकी होशियारी की दाद देता हूँ कि हमारे मुलाजिम की गद्दारी के बावजूद आप गुमराह नहीं हुए। आपका काम नहीं बिगड़ा है। आपने अब तक पूछे गए तीनों सवालों का एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, अभी तक नहीं बिगड़ा है, लेकिन आगे तो बिगड़ सकता है। क्या पता आपके चपरासी की मेहरबानी से मेरे विरोधी कितनी हद तक खबरदार हो चुके हों। ज़रा ये सोचिए कि अगर उनके पास पूरे 12 सवालों की कॉपियाँ पहुँच गई हों तो ये कितने बड़े अफसोस की बात होगी। मुझे, जिसको कि सवालों के जवाब देने हैं, उसे तो वो जानकारी किश्तों में मिलेगी, और जबकि मेरे विरोधियों को पूरी जानकारी अभी से मिल चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर गुप्ता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 सवालों की लिस्ट आपकी फाइल में नहीं है। वो लिस्ट आपके मामा की फाइल में है, और मामा की फाइल मेरे पास सुरक्षित है। मेरी सेक्रेटरी को, यहाँ तक कि मेरे दोनों पार्टनरों को भी बाकी सवालों की खबर नहीं है और ना ही कभी होगी। मैं अपनी फाइल देखना चाहता हूँ। किस लिए? ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि उसमें 12 सवालों की लिस्ट नहीं है, और साथ ही ये भी कि मेरी फाइल में दर्ज और कौन कौन सी बातों की मेरे विरोधियों को खबर हो चुकी है। देखिए मिस्टर गुप्ता, उस फाइल में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी किसी को जानकारी होने से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता हो। तो फिर फाइल दिखाने में आपको क्या एतराज़ है? क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। नियम के खिलाफ तो ये भी है मिस्टर सॉलिसिटर कि उस फाइल के कागजातों की जेरोक्स कॉपियाँ ऐसे लोगों के पास हों जो मुझे नाकाम करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, और जो मेरे नाकाम होने की सूरत में मेरे मामा के वारिस बनने वाले हैं। आप मेरे खिलाफ जाकर मेरे विरोधियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है वकील साहब? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं मिस्टर गुप्ता। वो तो एक कर्मचारी की गद्दारी के कारण ऐसा हो गया। तो आपकी कर्मचारी की गद्दारी के लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे मामा के साथ भी नाइंसाफ़ी है जिन्होंने आपको अपना सॉलिसिटर नियुक्त किया था। आपको क्या लगता है कि मेरे मामा वाकई ऐसा चाहते होंगे कि उनका अपना खून उनकी जायदाद का वारिस बनने की जगह कोई और उनकी दौलत को उड़ा ले जाए? अगर उन्होंने मेरे लिए ये शर्त रखी थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे फेल होते देखना चाहते थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें मेरे दिमाग की ताकत पर इतना एतबार था कि उनको पूरा यकीन था कि मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगा। लेकिन जब आप ही मेरे विरोधियों की तरफदारी करेंगे तो फिर किसी और से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। वृद्ध ने सोना को फ़ोन किया और सोना ने फाइल लाकर रख दी। विकास ने बड़ी ही बारीकी से फाइल को चेक किया। ये एक पतली सी फाइल थी जिसमें पहला कागज़ उस इश्तिहार का ड्राफ्ट था जो उसने अखबार में छपा देखा था। उसमें आखिरी कागज़ उस चिट्ठी की कॉपी थी जिसमें किशन मुरारी की वजह से हेराफेरी हुई थी। उसने बड़ी ही बारीकी से सारे कागज़ों का मुआयना किया, लेकिन अपने मतलब की कोई भी बात उसे पता नहीं चली।
फाइल सोना को लौटा देने के बाद उसने कहा, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए, वकील ने कहा। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि पिछले 3 सवालों के जवाब मैं काफ़ी कम समय में और आसानी से दे पाने में सफल हो गया, लेकिन आगे हो सकता है कि अगले सवालों के जवाब की तलाश में मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पड़े, या फिर अमेरिका जाकर जॉर्ज बुश से मिलना पड़े, या रोम जाकर पोप का शागिर्द बनना पड़े, या आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर गुप्ता? मैं ये कहना चाहता हूँ वकील साहब कि अगले सवालों के जवाबों की तलाश का सिलसिला काफ़ी खर्चीला साबित हो सकता है, जबकि मेरी जेब पूरी तरह से खाली है। इसलिए खर्चे पानी के लिए कुछ रकम आप मुझे एडवांस में दे दीजिए। कितनी? 5 लाख काफ़ी होंगे? दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन मिस्टर गुप्ता। मैं आपकी जेब से थोड़े ही मांग रहा हूँ, मैं तो बतौर एडवांस मांग रहा हूँ। 6 करोड़ की जो रकम मुझे मिलने वाली है उसका 1% भी नहीं है ये। उस रकम के ऊपर आपका हक अभी तक साबित नहीं हुआ है मिस्टर गुप्ता, लेकिन हो जाएगा। देखिए, आपने अभी तक 3 सवालों का जवाब दिया है। अगर आप 11 सवालों का भी जवाब दे चुके होते तो भी मैं उस रकम के ऊपर आपका हक नहीं मानता, क्योंकि 12वें सवाल का जवाब गलत होने की सूरत में आपका उस जायदाद पर कोई हक नहीं बनता है। हाँ, तो मैं आपसे जायदाद थोड़े ही मांग रहा हूँ। I'm only asking for an advance. Advance against what? You are asking for an advance against a sum on which you have yet to establish your claim. विकास लाजवाब हो गया। अच्छा ठीक है, कम से कम ये बात कंफर्म कर दीजिए कि आने वाले सवालों के जवाब में मुझे कोई खर्चे नहीं करने होंगे। वो मैं नहीं कर सकता। ये तो आपको एक तरह से हिंट देना होगा। ठीक है, फिर चलता हूँ। इतना कहकर विकास खड़ा हो गया। 1 मिनट बैठिए मिस्टर गुप्ता। विकास वापस बैठ गया और वृद्ध ने गंभीरता से कहा, वकालत और ईमानदारी में 36 का आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ईमानदार वकील हूँ। मैं पिछले 42 साल से इस धंधे में हूँ और इतने अरसे में एक बार भी मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी कॉन्शियस पर बोझ बना हो, लेकिन आज अपने एक कर्मचारी की नालायकी की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। जो भी हुआ उसके पश्चाताप के रूप में मैं आपको अपने पल्ले से 2 लाख रुपए बतौर उधार दे रहा हूँ। मैं आपको 5 लाख भी दे देता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपके मामा की दौलत का रखवाला हूँ। अगर उस रखवाली में मुझसे कोई कमी रह जाती है तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी, और इसीलिए मैं अपनी जेब से आपको यह रकम दे रहा हूँ, इस उम्मीद में कि चाहे आपकी हार हो या जीत, आप वो रकम पूरी ईमानदारी से मुझे वापस लौटाएंगे। आप जानते हैं कि मैं एक ठग हूँ और आप एक ठग से ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं वकील साहब। वृद्ध ने सावधानी भरे स्वर में कहा, आई वोंट आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट। इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड। यू आर वन काइंड, आई एम अनदर काइंड। दैट नेपाली मदर एंड सन आर येट अनदर काइंड। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? नो, नॉट एट ऑल। वृद्ध हंस पड़ा। आप थोड़ी देर बाहर सोना के पास बैठिए, मैं आपके लिए रकम का और चौथे सवाल का इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन मैं यूँ आपसे रकम नहीं लूँगा। यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी अपनी बाकी की ज़िंदगी पश्चाताप की आग में जलता रहे कि उसने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया? ये रकम तो मैं आपको देकर ही भेजूंगा मिस्टर गुप्ता। अगर आप इसे कर्जा समझकर नहीं लेंगे तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने नियमों को ताक पर रखकर आपके मामा की संपत्ति में से आपको एडवांस दे दिया है। कमाल है, मैंने तो आपको कुछ और ही समझा था, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। अच्छा, क्या समझे थे आप? मुझे तो लगा था कि आप कोई बड़े रूखे, चिड़चिड़े, बददिमाग शख्स होंगे, क्योंकि इतने दिनों से आप मुझसे मुलाकात करने से कतरा रहे थे। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिस्टर गुप्ता। हम लोग वाकई यहाँ बहुत बिजी रहते हैं। अगर आज भी आप दफ्तर खुलते ही नहीं आए होते तो शायद हमारी मुलाकात नहीं होती। खैर, जो भी हो, लेकिन पैसे तो मैं नहीं लूँगा, और उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ वकील साहब। असल में उस रकम की ज़रूरत की जो वजह मैंने आपको बताई वो गलत है। उस पैसे की मुझे अपने किसी और प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। वृद्ध ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, अपने किसी ठगी के प्रोजेक्ट में? जी हाँ। देखो बेटे, तुम्हारे गलत कामों की कामयाबी के लिए दुआ तो मैं नहीं मांग सकता, लेकिन जब तुम वो पैसा यहाँ से लेकर जाओगे तभी मैं हिसाब बराबर समझूंगा। तभी मुझे लगेगा
कि मैंने अपने चपरासी की गद्दारी की भरपाई कर दी है। आप तो वाकई बड़े ही अनोखे आदमी हैं। आप बाहर जाकर सोना के पास बैठिए, मैं रकम भिजवाता हूँ। जब मनोहर लाल मयूर होटल में पहुंचा तो विकास, शबनम और रुचिका वहां पहले से ही मौजूद थे। उसने चेक तीनों के बीच में उछाल दिया और बोला, ये देखो मेरे कलेजे के टुकड़ों, देखो अपने डैडी का कारनामा। सबने बारी बारी से चेक का मुआयना किया। अभी भुनवाया क्यों नहीं? विकास ने पूछा। अच्छा, तुम्हें दिखाए बिना भुनवा लेता? फिर ये साबित कैसे होता कि ये रकम मैंने उस बकरे से ही ठगी है? शबनम ने शक भरे स्वर में कहा। ये चेक कैश हो जाएगा? अबे पागल है क्या, इतने बड़े आदमी का चेक है, कैश कैसे नहीं होगा? अच्छा ये तो बता दो डैडी कि तुमने ऑपरेशन किया कैसे? अबे किस भड़ुए ने ऑपरेशन किया? तो फिर क्या किया? उसके पेट को काटा और फिर सिल दिया, बस काम खत्म। और वो जो इतने बड़े स्टोन्स की शीशी तुम दिखा रहे थे वो? मनोहर लाल ने रुचिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तो ये उस हॉस्पिटल से चुरा कर लाई थी जहां ये नर्स की नौकरी किया करती थी। यानी कि वो जेन्युइन गॉल ब्लैडर के ही स्टोन्स थे? विकास ने पूछा। बिल्कुल, आखिर मुझे अपने बकरे को अपनी कारस्तानी का सबूत भी तो दिखाना था। सबूत तो उसका सिला हुआ पेट भी तो था। अरे बच्चे, इस खेल के जो बड़े खलीफा होते हैं वो अपनी आस्तीन में एक आध फालतू कार्ड भी छुपा कर रखते हैं। लेकिन खलीफा, अगर तुमने पेट उल्टा सीधा काट दिया होता या इतना गहरा काट दिया होता कि चाकू अंदर किसी वाइटल ऑर्गन को भी काट देता तो क्या होता? इसका जवाब रुचिका ने दिया। वो आदमी काफी मोटा था। इन्होंने उसके पेट को सिर्फ 1.5 इंच गहरा काटा था, जबकि अगर ये 3 इंच गहरा भी काटते तो भी चाकू उसकी चर्बी में ही रहता। और पेट को कहाँ से काटना था और किस तरह काटना था ये मैं इनको पहले ही अच्छी तरह से सिखा चुकी थी। मनोहर लाल खुश होते हुए बोला। और पता है, मैंने इतने सारे मेंढकों का पेट काट काट के सीला कि टाँके लगाना तो मुझे बहुत ही मामूली काम लगा था। और आज जब मैं बकरे के पास गया तो वो मेरी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बोला कि उसे तो लग ही नहीं रहा था कि उसका इतना मेजर ऑपरेशन हुआ था। अबे ऑपरेशन हुआ होता तो लगता ना। मनोहर लाल ने जोर का अट्टहास किया। विकास ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन जो जख्म उसके पेट पर है उसकी वजह से उसे अभी कई दिन बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। तो फिर हम निर्धारित समय में उसे मूंडेंगे कैसे? क्यों, पलंग पर पड़े पड़े को नहीं मूंड सकते? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, तुम्हारा 2 हफ्ते का पीरियड तब से शुरू मानेंगे जब बकरा पलंग से खड़ा हो जाएगा। मंजूर? हाँ, ये ठीक है, मंजूर। ठीक है, चलो अब ज़रा मैं ये चेक कैश करा के लाता हूँ। और फिर वो तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। अगला अध्याय। सिगरेट में कश लगाता विकास गुप्ता हनबी रोड के फुटपाथ पर टहल रहा था। चौथा सवाल मिले उसे आज 4 दिन हो गए थे, लेकिन जवाब का अभी तक कोई अता पता नहीं चला था। अपने कथन के मुताबिक मिसेज सानू माया तमंग ने शायद वाकई अपनी गलतियों से सबक ले लिया था और उनकी तरफ से अभी तक कोई हरकत नहीं की गई थी। ये चौथा सवाल पहली बार देखने में तो उसे बड़ा आसान लगा था, लेकिन अब वो उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। सवाल ये था, उसके मामा के जॉर्ज टाउन के इलाके में स्थित गोदाम में, वहाँ के स्टोर के ऑफिस में जो नेपाली बॉक्स रखा रहता था उसमें क्या था? सवाल मिलते ही विकास तुरंत जॉर्ज टाउन पहुँचा था। वहाँ मामा के गोदाम को ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसने पाया था कि गोदाम सालों से बंद था और पूरी तरह से खंडर हो चुका था। वो इमारत काफ़ी विशाल थी और उसका बड़ा सा फाटक काफ़ी मजबूती से बंद था। उसके अंदर घुसे बिना ये नहीं जाना जा सकता था कि वहाँ पर स्टोर कीपर का ऑफिस कहाँ था, और अंदर घुसने का कोई प्रत्यक्ष जरिया दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास काफ़ी पूछताछ करने पर भी उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इमारत के पिछवाड़े में उसकी दूसरी मंजिल पर बहुत सारे कमरे थे जो उसके काम को और भी मुश्किल बना रहे थे। उनमें से कोई भी कमरा स्टोर कीपर का ऑफिस हो सकता था। टहलते टहलते विकास एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान की विशाल शो विंडो के सामने ठिठका। उसने एक नया सिगरेट सुलगाया और शो विंडो में इस तरह झांका जैसे किसी कपड़ों को देख रहा हो, लेकिन असल में उसकी नज़रें शो विंडो के शीशे में दिखाई देते अपने पीछे के दृश्य पर थीं। उसे मिसेज सानू माया तमंग के खूबसूरत चेहरे की एक झलक दिखाई दी। वो तेज़ी से पीछे घूमा, दोनों की निगाहें मिली और माया बड़ी ही कुटिलता से मुस्कुराई। फिर उसने अपनी 3 उंगलियां उठाईं, यानी वो उसे याद दिला रही थी कि सिर्फ 3 दिन बचे थे।
फिर वो गर्व भरी चाल चलते हुए वहां से बढ़ गई। माया की उस हरकत से विकास ने यही नतीजा निकाला कि ना सिर्फ माया को ये मालूम था कि विकास अभी तक चौथे सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया था, बल्कि उसे ये भी यकीन था कि इस बार वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और आगे इसका यही मतलब हो सकता था कि या तो वो नेपाली बक्सा खुद उस औरत के पास में था, या फिर वो ये जानती थी कि बक्सा कहाँ था। पैदल चलता हुआ वो मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस में पहुंचा। अपने कमरे में जाकर वो खिड़की के पर्दे की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बाहर झांकने पर उसने पाया कि सड़क के पास फुटपाथ पर एक आदमी खड़ा था, जो देखने में तो कंघियां बेचता नजर आता था, लेकिन असल में उसके हाव भाव कुछ और कहानी कह रहे थे। वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो नेपाली बेगम का चमचा था, जो उसकी निगरानी के लिए वहां तैनात किया गया था। एकाएक उसे एक तरकीब सूझ गई। अभी अभी माया उसे ये जताकर गई थी कि वो बॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर किसी तरीके से वो उसे ये यकीन दिला दे कि हकीकत इसके ऐन उलट थी, तो माया या उसका बेटा कोई ऐसा कदम उठा सकते थे जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। वो तुरंत मिसेस सिम्पसन के ऑफिस में पहुंचा और वहां के फ़ोन से उसने मनोहर लाल को कॉल किया। खलीफा, एक काम है, चौथे सवाल से जुड़ा। बोल बेटे, क्या काम है? यहाँ मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस के सामने सड़क के उस पार एक आदमी है जो मेरे ख्याल से मेरी ताक में है। तुमको उसके पीछे लगना है। अबे, अगर वो तेरी ताक में है तो वो हिलेगा कैसे वहाँ से? हिलेगा, तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बाद ज़रूर हिलेगा। और तुमको उस आदमी के पीछे लगना है और ये पता करना है कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है। ठीक है, हुलिया बता। दुबला पतला मैला कुचैला सा आदमी है, बाल बिखरे हैं, हजामत बढ़ी हुई है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो फुटपाथ पर कंघियां बेचने की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, आता हूँ। फिर विकास ने मयूर होटल का नंबर मिलाकर शबनम को वहां आने के लिए कहा। फिर वो राइटिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, एक कागज़ पेन लिया और कुबेरदत्त बंसल को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी इस प्रकार थी। आदरणीय बंसल साहब, मैं बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि नेपाली बक्से का अता पता मैंने पा लिया है। मैं बहुत जल्द आपके ऑफिस में खुद आपको ये बताने आऊँगा कि उस बक्से के भीतर क्या है। विनीत, विकास गुप्ता। फिर उसने चिट्ठी को लिफाफे में रखा, उसे बंद किया और उसके ऊपर वकील के ऑफिस का पता लिखकर उस पर स्टैंप लगा दी। फिर उसने 6 लिफाफे और लिए, सबके ऊपर फर्जी पते लिखकर उनको बंद किया, लेकिन टिकट किसी के ऊपर नहीं लगाई। तभी शबनम वहां आ गई। विकास ने सारे लिफाफे उसे दिए और धीरे धीरे उसे समझाया कि उसे क्या करना था। फिर वो खिड़की के पास पहुंचा और उसने फिर से बाहर झांका। कुछ देर बाद उसे फुटपाथ पर मनोहर लाल नजर आया। उस वक्त वो एक घिसी हुई जीन्स, 4 खाने वाली लाल कमीज और चमड़े की जैकेट पहने था। उसके सिर पर कैप थी और गले में रुमाल। उसने शबनम को इशारा किया। आ गया खलीफा, अब जा तू। कुछ ही देर बाद हाथ में थमे लिफाफों को उलटती पलटती शबनम सड़क पर नजर आई। सड़क पार करके वो दूसरी तरफ लगे लेटर बॉक्स के पास पहुंची। फिर उसने सारी चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डाल दीं और वापस मुड़ गई। उसने इस तरह की एक्टिंग की कि उसे पता नहीं लगा कि उसकी डाली हुई 7 चिट्ठियों में से एक वकील के एड्रेस वाली लेटर बॉक्स के भीतर जाकर गिरने के बजाय गलती से फुटपाथ पर जा गिरी थी। बड़े आराम से सड़क पार करके वो फिर से गेस्ट हाउस में दाखिल हो गई। उसके वहां से जाते ही कंघियां बेचता आदमी लपक कर लेटर बॉक्स के पास पहुंचा। जल्दी से उसने वो चिट्ठी उठाई, उसके ऊपर लिखा नाम पता पढ़ा और तेजी से एक तरफ बढ़ गया। मनोहर लाल उसके पीछे लग लिया। अब क्या होगा? शबनम ने पूछा। अब बहुत जल्दी मेरी वो फर्जी चिट्ठी नेपाली माँ बेटे के हाथों में होगी। वो लोग उसे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि मुझे वो बक्से का पता लग गया है। अगर बक्सा उन लोगों के कब्जे में हुआ या उनको पता हुआ कि वो कहाँ है, तो वो इस बात को कन्फर्म करने के लिए ज़रूर कोई कदम उठाएंगे कि बक्सा अपनी जगह पर सेफ है या नहीं। ओह, और उनके ऐसे किसी कदम को ट्रेस करने के लिए हमारा खलीफा उनके पीछे मौजूद होगा। बिल्कुल। विक्की, तू तो वाकई बड़ी कुत्ती चीज़ है, शबनम ने तारीफ भरे स्वर में कहा। हाँ, वो तो मैं हूँ। चल, अब तू फूट यहाँ से। शबनम वहाँ से चली गई और विकास इंतज़ार करने लगा। 8 बजे के करीब मनोहर लाल का फ़ोन आया, जो विकास ने मिसेस सिम्पसन के ऑफिस में जाकर सुना। सुन छोकरे, जॉर्ज टाउन में एक बहुत पुराना बंद गोदाम है। तेरा नेपाली छोकरा अभी वहाँ पहुँचा है। गुड, वहीं रहना खलीफा, मैं आ रहा हूँ। जब विकास वहाँ पहुँचा तो मनोहर लाल उसे इमारत के पिछवाड़े में ले गया। गोदाम की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में रोशनी थी। मनोहर लाल ने कहा,
वो नेपाली छोकरा अभी बाहर नहीं निकला है। अगर वो इस इमारत में कहीं है तो ज़रूर उसी कमरे में होगा। विकास ने गौर से उस हिस्से का मुआयना किया। अंधेरा होने की वजह से बड़ी कठिनाई से उसे दिख पाया कि फायर एस्केप की लोहे की सीढ़ी ऐन उस रोशन खिड़की के पहलू से गुजर रही थी। विकास ने कहा, उस सीढ़ी के रास्ते रोशनी वाली खिड़की तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या मुश्किल है, जा चढ़ जा। अरे गुरु, लेकिन सीढ़ी के नीचे पहुंचना प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, तैर के चला जा। विकास ने गुस्से से उसे घूरा तो वो बोला, अच्छा रुक, यहाँ से थोड़ी दूर एक घाट है, वहाँ पर कोई किश्ती ज़रूर होगी। तू यहाँ रुक के इसके ऊपर नज़र रख, मैं किश्ती लेके आता हूँ। ठीक है। मनोहर लाल वहाँ से चला गया और विकास खामोशी से सिगरेट पीते हुए इधर उधर टहलने लगा। 5 मिनट बाद मनोहर लाल किश्ती लेकर आ गया और वो लपक कर उसमें सवार हो गया। कुछ ही देर में वो फायर एस्केप के नीचे थे। विकास ने किश्ती में खड़े होकर फायर एस्केप की सीढ़ी के आखिरी डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उसकी पकड़ से काफ़ी दूर थी। मनोहर लाल ने स्थिति का मुआयना किया। फिर उसने एक चप्पू को किश्ती के एक कुंडे और दीवार के एक छेद में इस तरह फंसा दिया कि किश्ती स्थिर हो गई। फिर वो उसके बीच में मजबूती से खड़ा हो गया। फिर उसके कंधे और हाथों का सहारा लेकर विकास ऊपर की तरफ उचका तो सीढ़ी का आखिरी डंडा उसके हाथ में आ गया। जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो नीचे से मनोहर लाल ने कहा, मैं यहीं हूँ। अगर उन्होंने तुझे मार के तेरी लाश नदी में फेंकी तो मैं निकाल लूँगा, और ज़रा होशियारी से जाना। विकास ने सिर हिलाया और दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। खुली खिड़की के करीब पहुंचकर वो रुक गया। अंदर से 2 लोगों के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। एक आवाज़ लेख बहादुर की थी और दूसरी आवाज़ उसके लिए अपरिचित थी। चलो, ये तो शुक्र है कि बॉक्स सुरक्षित है, लेख बहादुर कह रहा था। दूसरी आवाज़ ने कहा, आप खामखा यहाँ दौड़े आए बॉस। बॉक्स की तो आप फिक्र ही मत करो। अगर वो इसके करीब भी फटकने की कोशिश करेगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं सांप की तरह इसकी रखवाली कर रहा हूँ। तमंग बड़बड़ाया, पता नहीं उसने ये क्यों लिखा कि उसे बॉक्स मिल गया है। खैर जो भी है, मैं चलता हूँ। आप बेकार ही आए मालिक। कोई बात नहीं, तसल्ली करना ज़रूरी था। उसके बाद अंदर खामोशी छा गई। फिर एक दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। विकास ने सावधानी से अंदर झांका। एक राक्षस जैसा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक मेज़ पर करीब 1.5 बाय 2 फुट का एक लकड़ी का बॉक्स रखा था, जिसके चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें गुदी हुई थीं। आदमी ने कुर्सी के दस्ते के साथ एक राइफल टिकाई हुई थी और सामने टेबल पर एक पिस्तौल रखी थी। विकास चुपचाप नीचे उतरा और किश्ती में जाकर उसने मनोहर लाल को सारी बात बताई। फिर उसने उसे अपनी योजना समझाई। मनोहर लाल बोला, जिस घाट से मैं किश्ती लेकर आया हूँ वहाँ पर एक ताड़ी का अड्डा है, वहाँ पर तेरा काम पट जाएगा। ठीक है, तो वहीं चलते हैं, विकास ने कहा। कुछ देर बाद वे लोग घाट पर पहुँच गए। मनोहर लाल ने कहा, तू यहीं रुक, मैं वहाँ बात करके आता हूँ। 5 मिनट बाद जब मनोहर लाल वापस लौटा तो उसके साथ 7-8 आदमी थे। ये तैयार हैं, उसने कहा। सब समझा दिया ना इनको? हाँ समझा दिया। इनको 300 रुपये दे दे, ये आपस में बांट लेंगे। विकास ने 300 रुपये उनमें से एक आदमी के हाथ में थमा दिए। फिर उसने कहा, अगर काम बन गया तो इतने ही और मिलेंगे। हमें तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है। जो काम हमें बताया गया है वो हो जाएगा। क्या बताया गया है? हमें गोदाम के सामने जाना है और गला फाड़ फाड़ कर आग आग चिल्लाना है। वेरी गुड, विकास ने कहा। अब से ठीक 15 मिनट के बाद तुमको अपना प्रोग्राम चालू कर देना है, और बस 2-3 मिनट तक ऐसा करना काफ़ी होगा। अब तुम लोग जाओ। वे लोग गोदाम की तरफ चले गए और विकास और मनोहर लाल वापस घाट की सीढ़ियों की तरफ चल दिए। वहां से किश्ती में सवार होकर वे फिर गोदाम की खिड़की के नीचे पहुंच गए। पहले की ही तरह मनोहर लाल ने उसे ऊपर चढ़ाने में मदद की और विकास खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गया। कुछ ही पल बाद गोदाम के अगले हिस्से से भयंकर शोर उठा, आग आग। अंदर बैठा आदमी तेजी से कुर्सी से उठा और लपक कर दरवाजे के करीब पहुंचा। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजे के आगे एक बरामदा था और उसके आगे था गोदाम का विशाल कंपाउंड। कंपाउंड के आगे एक बंद फाटक और उससे आगे मेन रोड थी, जहां से आग आग का शोर उठ रहा था। रखवाला बरामदे में पहुंचा और मुंडेर पर से उचक उचक कर आगे झांकने लगा। विकास दबे पांव फुर्ती से खिड़की की चौखट पर चढ़ा, दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चिटखनी चढ़ा दी। आहट पाकर जब तक रखवाला वापस घूमा तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
वो पागलों की तरह जोर जोर से कमरे का दरवाज़ा भड़बड़ाने लगा, लेकिन विकास जानता था कि सिर्फ भड़बड़ाने से वो मजबूत दरवाज़ा टूटने वाला नहीं था। वो जल्दी से नेपाली बॉक्स के करीब पहुंचा। उसने उसका ढक्कन उठाया तो पाया कि वो अंदर से खाली था। चौथे सवाल का ज़रूर यही जवाब था कि नेपाली बक्से के अंदर कुछ नहीं था। विकास ने कुछ पल सोचा, फिर उसने बॉक्स उठा लिया। रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। शायद उसमें ऐसा कुछ हो जो उस वक्त जल्दीबाजी में उसे दिखाई ना दे रहा हो। बक्सा ज़्यादा भारी भी नहीं था। विकास उसे लेकर फुर्ती से खिड़की के पास पहुंचा और उसने सीटी बजाकर मनोहर लाल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर खिड़की के बाहर हाथ निकालकर बॉक्स को नीचे छोड़ दिया। किश्ती में मौजूद मनोहर लाल ने बड़े ही कुशलता से बॉक्स को लपक लिया। फिर विकास फायर एस्केप पर पहुंचा और फुर्ती से सीढ़ियां नीचे उतर गया। अध्याय 5। राजनगर से 40 मील दूर तारकपुर के पहाड़ी इलाके में एक पहाड़ी के ऊपर विकास गुप्ता और मनोहर लाल मौजूद थे। विकास पेट के बल लेटा एक शक्तिशाली दूरबीन अपनी आंखों से लगाए नीचे करीब 1 मील दूर घाटी में स्थित एक फार्म हाउस को देख रहा था। मनोहर लाल एक पेड़ के नीचे बैठा बियर पी रहा था और सिगार के कश लगा रहा था। उस वक्त उन्हें कोई वहां देखता तो यही समझता कि दोनों पिकनिक मनाने वहां आए हैं, लेकिन हकीकत में 5वें सवाल की तलाश उन्हें वहां लाई थी। जिस फार्म हाउस पर विकास की निगाहें थीं वो बहुत ही विशाल था और कई एकड़ में फैला हुआ था। उस पल वो बड़ी ही गंभीरता से फार्म पर मौजूद उस काले रंग के घोड़े को देख रहा था जिसकी चारों टांगें घुटनों तक सफ़ेद थीं। उस घोड़े का नाम आलमगीर था और विकास को वकील के ऑफिस से हासिल हुए 5वें सवाल से संबंधित पत्र के अनुसार वो रेस का एक घोड़ा था जो कभी उसके मामा दीवान दाऊदयाल शुक्ला की प्रॉपर्टी हुआ करता था। 5वां सवाल ये था, आलमगीर के मुंह में कितने दांत थे। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ठगों की इस चांडाल चौकड़ी के सामने जो तथ्य आए थे वो इस तरह से थे। अपनी आखिरी रेस के दौरान आलमगीर मुंह के बल गिर गया था, जिसकी वजह से उसके कुछ दांत टूट गए थे। कितने दांत टूट गए थे ये लाख सिर पटकने पर भी वो नहीं जान सके थे। उस हादसे के बाद अपने लिए बेकार समझकर उसके मामा ने घोड़ा रणधीर सिंह नाम के एक आदमी को बेच दिया था। 3 दिन की अनथक कोशिशों के बाद जब वे लोग रणधीर सिंह को तलाश करने में कामयाब हुए तो उन्हें पता चला कि अभी 3 दिन पहले ही रणधीर सिंह ने बहुत ही बढ़िया कीमत पर वो घोड़ा लेख बहादुर तमंग नाम के एक नेपाली युवक को बेच दिया था। और 2 दिन 10 दिशाओं में टक्करें मारने के बाद उन्हें पता चला था कि आलमगीर को तारकपुर के एक फार्म हाउस में रखा गया था जहां पर विकास मनोहर लाल को लेकर उस घड़ी पहुंचा हुआ था। इस वक्त लेख बहादुर खुद आलमगीर के ऊपर सवार था और घोड़े की एक्सरसाइज कराने के लिए उसे इधर उधर दौड़ाता फिर रहा था। उस फार्म हाउस की 4 दीवारी इतनी ऊंची थी कि अगर वो ऊपर पहाड़ी पर मौजूद न होता तो फार्म हाउस के भीतर झांक पाना भी संभव नहीं होता। उसका एक ही विशाल फाटक था जो अपनी मजबूती में किसी छोटे मोटे किले के फाटक को भी शर्मिंदा कर सकता था। पिछवाड़े में एक मंजिला इमारत थी जिसके पहलू में बने एक तबेले में आलमगीर को बंद रखा जाता था। उस तबेले के सिरे पर तो सशस्त्र गार्ड मौजूद होता ही था, वहां के फाटक पर भी कम से कम 4 आर्म्ड गार्ड हर घड़ी मौजूद रहते थे। आलमगीर को सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही तबेले से बाहर निकाला जाता था और फिर वापस तबेले में बंद करके उसके गेट पर मजबूत ताला जड़ दिया जाता था। कोई भूले से भी उसके दांत ना देख ले इसलिए उसके मुंह पर एक गिलाफ चढ़ाकर रखा जाता था। तारकपुर आने से पहले विकास ने एक बार रोशनलाल मेहरा की भी खोज खबर ले ली थी। वो अब बिस्तर से तो उठ चुका था लेकिन अभी उसने काम पर जाना शुरू नहीं किया था। अलबत्ता रात को समय बिताने के लिए उसने कैसीनो बर्टन कोर्ट का नियमित चक्कर लगाना जरूर शुरू कर दिया था। 5वां सवाल उसे हासिल होते ही नेपाली माँ बेटे का आलमगीर को खरीद लेना एक बार फिर से ये साबित कर रहा था कि या तो उनके पास सारे सवालों की लिस्ट पहले से ही मौजूद थी या फिर वकील के दफ्तर में उन्होंने कोई दूसरा किशन मुरारी साँठ लिया था जो विकास को चिट्ठी हासिल होते ही उसके मजमून की खबर उन लोगों को कर देता था। हालांकि कुबेर दत्त बंसल अभी भी उन दोनों ही बातों को कतई नामुमकिन करार देता था। विकास अपनी जगह से खड़ा हुआ और मनोहर लाल के पास पहुंच गया। ये तो पूरा किला है, यहाँ तो कोई फौजी हमला ही हमें आलमगीर तक पहुंचा सकता है खलीफा, उसने निराशा भरे स्वर में कहा। मनोहर लाल ने अपने रौबदार फौजी स्वर में कहा, माय डियर बॉय, कर्नल JNS चौहान गढ़वाल रेजिमेंट रिटायर हो चुके हैं, वरना फौज भी उपलब्ध करा देते। अरे फालतू बकवास मत करो खलीफा,
पहले ही दिमाग का दही हुआ पड़ा है, कोई तरकीब सोचो। तो तुझे क्या लगता है बे, मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा बियर के नशे में ऊँघ रहा हूँ? ओह, तो यानी कि सोच रहे हो? जी हाँ। तो कुछ सोचा? सोचा। कुछ सूझा? सूझा। क्या? यही कि बच्चा, तेरा कल्याण इसी में है कि आलमगीर के भाई की तलाश कर। हैं? क्या मतलब? नहीं समझा? नहीं। देख, आलमगीर कौन था? औरंगजेब। और उसके कितने भाई थे? 3 और थे, दारा, शुजा और मुराद। बिल्कुल ठीक। अब हमें ये देखना है कि कौन सा भाई आलमगीर से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो खलीफा, साफ साफ बोलो ना। देख बेटे, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने रास्ते में एक स्टड फार्म देखा था। स्टड फार्म समझता है ना, जहाँ रेस के घोड़े तैयार किए जाते हैं? हाँ, तो हम वहाँ पर चलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आलमगीर का भाई हमें वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो खलीफा? पहली बात तो ऐसा घोड़ा मिलना ही मुश्किल है जो कद काठी में आलमगीर जितना हो, और अगर हो भी तो पूरा स्याह काला भी हो और उसकी चारों टांगें घुटनों तक सफ़ेद भी हों। पहली बात तो ऐसा होना असंभव है, और अगर खुदा न खास्ता हो भी जाए तो हम उसे जवाब के तौर पर पेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो नेपाली का बच्चा असली घोड़ा पेश करके मेरे जवाब को झुठला देगा। अब एक घोंचू, उसे जवाब के तौर पर पेश करने को किसने कहा? तो और क्या मतलब है तुम्हारा? अबे ले, ये बियर का घूंट चढ़ा और फिर यहाँ से हिल, रास्ते में सब समझाता हूँ। आधी रात के बाद विकास और मनोहर लाल फार्म हाउस के फाटक से काफी परे उसके पहलू की चारदीवारी के करीब पहुंचे। उनके साथ एक रेढ़ा गाड़ी थी जिसमें ढेरों सामान लदा हुआ था और जिसे एक घोड़ा खींचकर वहां तक लाया था। एक दूसरा घोड़ा गाड़ी के पिछले हिस्से के साथ बंधा हुआ था। उनके साथ 2 और आदमी थे, जिनमें से एक की ये रेढ़ा गाड़ी थी और दूसरे का वो सामान था जो गाड़ी में लदा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा छाया था और सन्नाटा फैला था। मनोहर लाल और विकास दोनों ने घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चारदीवारी के अंदर झांका। अंदर भी एकदम सन्नाटा था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। फिर चारों जने गाड़ी में लदा सामान उतार उतार कर नीचे रखने लगे। वो सामान था मजबूत फट्टे, बल्लियां, रस्सी वगैरह। अगले 1 घंटे में 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक प्लेटफॉर्म जैसा दीवार से जमीन तक बन गया। ये काम अपेक्षाकृत आसान था। कठिन और जोखिम वाला काम था वैसा ही प्लेटफॉर्म दीवार की परली तरफ फार्म के अंदर बनाना। उन्होंने पूरी खामोशी और मुस्तैदी से अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ भी वैसा ही 45 डिग्री वाला प्लेटफॉर्म निर्विघ्न बन गया। एक मामले में उनका अंदाज़ा ठीक निकला था। उस विशाल फार्म में किसी गश्त का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। आलमगीर तबेले में बंद था और उसके सामने गार्ड तैनात थे। वहां से बाहर निकलने के इकलौते रास्ते फाटक पर आधा दर्जन गार्ड तैनात थे। इसीलिए फार्म की चारदीवारी की गश्त को ज़रूरी नहीं समझा गया था, जिसके लिए कि कई आदमियों की ज़रूरत पड़ती। अंत में मनोहर लाल ने दीवार के इर्द गिर्द बनाए गए उस प्लेटफॉर्म का मुआयना किया और फिर संतुष्टिपूर्ण ढंग से गर्दन हिला दी। फिर उसने घोड़े की लगाम विकास को थमा दी। समझ गया ना तुझे क्या करना है? सीटी की आवाज़ सुनते ही तुझे घोड़े को फाटक की तरफ दौड़ा देना है। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। चलो अब। उसने घोड़े की लगाम थामी और उसे खींचता हुआ प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगा। बिना किसी मुश्किल के वो उस पार पहुंच गया और घोड़े समेत भीतर दीवार के करीब ही उगी झाड़ियों के पीछे छुप गया। फिर मनोहर लाल अंदर पहुंचा और उसके साथ आए दोनों वो आदमी। वे तीनों आगे बढ़ गए। 5 मिनट बाद वे लोग तबेले के पीछे कहीं गायब हो गए थे। कुछ पल बाद मनोहर लाल तबेले के पीछे से निकला और दबे पांव तबेले के बंद दरवाजे पर तैनात गार्ड के पीछे पहुंचा। उसके हाथ में एक रेत से भरी थैली थी, जिसका जोरदार प्रहार उसने गार्ड की गुद्दी पर किया। गार्ड बिना कोई आवाज़ किए जमीन पर लौट गया। फिर मनोहर लाल तबेले के ताले की तरफ गया। विकास घोड़े पर सवार इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद ही सीटी की आवाज़ आई। विकास ने घोड़े को एड़ लगाई और उसे सरपट आगे भगा दिया। सीटी की आवाज़ गार्डों ने भी सुनी और उनमें से 4 लोग तुरंत तबेले की तरफ दौड़ पड़े। वे लोग उसे रास्ते में मिले। उन्होंने विकास के घोड़े की लगाम थामकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। विकास घोड़ा दौड़ाता हुआ फाटक तक पहुंचा तो उसे खुद ही रुक जाना पड़ा। फाटक मजबूती से बंद था और उसके सामने राइफल ताने 2 गार्ड खड़े थे। तभी पीछे दौड़ते हुए गार्ड भी वहां पहुंच गए। उनके साथ ड्रेसिंग गाउन में लिपटा हाँफता हुआ लेख बहादुर तमंग भी था। वो गुस्से में भुनभुनाते हुए बोला, नीचे उतरो। विकास ने बड़े ही खेद भरे स्वर में कहा, लानत है यार,
मुझे लगा था फाटक खुला होगा। तब तक सारे गार्ड उसे चारों तरफ से घेर चुके थे और एक गार्ड ने घोड़े की लगाम उसके हाथ से झपट ली। लेख बहादुर ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, कैसे खुला मिलता? जादू मंत्र से? हाँ, विकास ने ढीठपने से कहा। ओहो, लेकिन खुला तो नहीं। इसी बात का तो अफसोस है। लेख बहादुर ने घोड़े को ध्यान से देखा। उसके मुंह पर गिलाफ चढ़ा हुआ था। वो संतुष्टि भरे स्वर में बोला, गुड, यानी कि गिलाफ हटाकर इसके दांत गिनने का मौका तुम्हें अभी नहीं मिला है। विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तूने सोचा होगा घोड़े को घर ले जाकर आराम से दांत गिनूंगा ताकि गिनती में गलती ना हो जाए। हाँ, ऐसा ही सोचा था मैंने। साले, 4 सवालों का जवाब देने में कामयाबी क्या मिल गई? तू तो शेर हो गया। शेर नहीं, बब्बर शेर। शट अप, तमंग ने गुस्से से कहा। विकास ने उसे चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, और एक बात बता दूं तुझे नेपाली की औलाद, कि कामयाबी इत्तफाक से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है, चतुराई से मिलती है और दिमाग से मिलती है, जो यहाँ मेरे पास है। कहकर उसने उंगली से अपनी कनपटी ठकठकाई। लेख बहादुर जोर से हंस पड़ा। हाँ, देख लिया तेरा दिमाग। फिर उसने गार्डों को आदेश दिया, घोड़े को वापस तबेले में पहुंचाओ और इस गधे को यहाँ से बाहर निकाल दो। एक गार्ड ने फाटक खोला, दूसरे ने विकास को फाटक से बाहर धक्का दिया और उसके पीछे फाटक बंद कर दिया। अगली सुबह 8 बजे के करीब एक आदमी एक हाथ में एक घोड़े की लगाम और दूसरे में एक चिट्ठी थामे फार्म हाउस के फाटक पर पहुंचा। घोड़ा स्याह काला था और उसकी चारों टांगें घुटनों तक एकदम सफ़ेद थीं। चिट्ठी एक लिफाफे में बंद थी और उसके ऊपर लिखा था, श्री लेख बहादुर तमंग, सन ऑफ मिसेज सानुमाया तमंग। उस आदमी ने कॉल बेल बजाई और फाटक खुला। क्या है? एक गार्ड ने सवाल किया। ये है, उस आदमी ने कहा, और इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाता, घोड़े की लगाम और चिट्ठी गार्ड को थमाते हुए वो आदमी वहां से 9-11 हो गया। हैरानी से कभी घोड़े को और कभी चिट्ठी को देखते हुए गार्ड ने दूसरे गार्ड को फाटक बंद करने का इशारा किया और खुद फार्म हाउस की तरफ लपका, जिसके बरामदे में नेपाली माँ बेटा बैठे चाय पी रहे थे। मिसेज सानुमाया तमंग अभी 15 मिनट पहले ही वहां पहुंची थी। दोनों ने हैरानी से घोड़े की तरफ देखा। फिर माया ने गार्ड से चिट्ठी ली और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, परम आदरणीय माताजी यानी माया जी, आपका घोड़ा आलमगीर आपकी सेवा में वापस भेजा जा रहा है। कृपया पावती स्वीकार करें। आपकी सूचना के लिए निवेदन है कि इस घोड़े के दांत मैंने गिन लिए हैं और इस प्रकार 5वें सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। अब आप हैरान हो रही होंगी कि जब एक आलमगीर सुरक्षित तरह से आपके तबेले में बंद है तो ये दूसरा आलमगीर कहाँ से आ गया। तो इसके लिए निवेदन है कि जो आलमगीर आपके तबेले में बंद है वो नकली है और जो आपको चिट्ठी के साथ भेजा गया है वो असली है। जब आप अपने तबेले वाले घोड़े को वहां से निकालकर दिन की रोशनी में देखेंगे तो पाएंगे कि असल में वो एक भूरे रंग का घोड़ा है, जिसे काले और सफ़ेद पेंट से रंग कर असली आलमगीर जैसा बनाया गया है। कल रात जब मुझे बंद फाटक पर रोका गया था तो मैं नकली आलमगीर पर सवार था और आपका लाडला जब मुझसे जुबान दराजी कर रहा था और मेरी नाकामी पर हंस रहा था, ठीक उसी वक्त मेरे आदमी असली आलमगीर को तबेले में से निकालकर 4 दीवारी के पास वहां ले जा रहे थे, जहां घोड़े को दीवार के पार ले जाने के लिए लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए वो प्लेटफॉर्म अभी भी वहीं पर खड़ा है। अब जबकि मैं घोड़े के दांत गिन चुका हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे आपकी सेवा में इस उम्मीद के साथ वापस भिजवा रहा हूँ कि इसके डबल यानी नकली आलमगीर को आप तारकपुर के स्टड फार्म में मिस्टर मोजेस के पास भिजवा देंगी, जिनकी कि वो मिल्कियत है। शुभकामनाओं सहित विनीत, विकास गुप्ता। मिसेज सानुमाया तमंग ने दांत किटकिटाए और चिट्ठी को इस तरह से अपनी मुट्ठी में मसल दिया जैसे वो विकास गुप्ता का कलेजा मसल रही हो। विकास गुप्ता मिसेज सिम्पसन के गेस्ट हाउस में अपने कमरे में अकेला बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और सोच के गहरे भाव थे और हथौड़े की तरह छठा सवाल उसके जहन में बज रहा था जो 6 दिन पहले उससे पूछा गया था। ये सवाल था, शालीमार कहाँ है। इस सवाल का जवाब देने के लिए अब बस उसके पास 12 घंटे बाकी बचे थे और जवाब से वो अभी कोसों दूर था। अगले 12 घंटों में उसकी तकदीर का फैसला होने वाला था। अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाता तो 6 करोड़ रुपए की राशि
रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल जाने वाली थी। क्या विकास इस सवाल का जवाब हासिल कर पाएगा, वो भी सिर्फ 12 घंटे के अंदर? और अगर किसी तरह से इस सवाल का जवाब वो ढूंढ पाया तो क्या बाकी के सवाल भी वो हल कर पाएगा? और क्या वो रोशनलाल मेहरा को फिर से हलाल करने में कामयाब हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कैसे? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुने सुरेंद्र मोहन पाठक के बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल 12 सवाल का तीसरा भाग।